नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो जो आज का हमारा पेपर है वो है फंडामेंटल ऑफ हियरिंग एंड डेफनेस ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम इसमें जो भी टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि आज का जो पेपर है वो किस चीज़ से संबंधित है? ऑडियोलॉजी से। ठीक है, तो इस पेपर में हम क्या पढ़ेंगे? ऑडियोलॉजी। अब ऑडियोलॉजी जो है वो स्पेशल पेपर है। ठीक है, सिर्फ एचआई के लिए है। तो देखते हैं सबसे पहले यूनिट क्या है, सब यूनिट क्या है और उसमें टॉपिक क्या है। तो देखते हैं। सबसे पहले है जो आपका टॉपिक पूछा हुआ है हियरिंग एंड डेफनेस, यानी कि सुनना और बधिरता, दो चीज़ें यूनिट फर्स्ट में पूछा है, जिसमें 1.1 है इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग यानी कि सुनने का महत्व। 1.2 है पार्ट्स ऑफ द ईयर एंड प्रोसेस ऑफ हियरिंग, मतलब कान के भाग और सुनने की प्रक्रिया। 1.3 जो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ऑफ साउंड, प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, फिर है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड। फिर है हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसकी डेफिनीशन पूछी है, क्लासिफिकेशन पूछा है इन टर्म्स ऑफ एज, ऑनसेट, टाइप्स, डिग्री और नेचर, इसके आधार पर सुनना। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है आगे देखते हैं। 1.1 फर्स्ट यूनिट में हियरिंग एंड डेफनेस में यहाँ पे डिसेबिलिटी की जगह पे जो यहाँ पे जो आपको डिसेबिलिटी दिख रही है पेपर के नाम में, तो यहाँ पर ये डिसेबिलिटी नहीं है, ये डेफनेस है, ये गलती से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? डेफनेस करना है। ओके, तो अब देखते हैं सुनने का महत्व क्या है। सुनने का महत्व क्या है? हमारी लाइफ में सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं जो नहीं सुनते, फिर भी अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटी करते हैं, अपनी लाइफ को सक्षम बनाते हैं, बट उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कम्युनिकेशन के लिए, तो अगर हम किसी से बात करना चाहें, अगर नॉर्मल कम्युनिटी से बात करना चाहें, तो उसके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्टिव लिसनिंग ज़रूरी है। अगर हम किसी को अपनी बात बता रहे हैं तो उसकी बात सुननी भी चाहिए, क्योंकि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है? दो लोगों के बीच भावनाओं का, विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, हम जो भी उसके पास सेंड करते हैं, रिसीवर क्या करता है? उसको ग्रहण करता है और उसके बाद वो क्या करता है? फीडबैक देता है, तब जाके कम्युनिकेशन पूरा होता है। तो इसलिए सुनने का महत्व तो है। लर्निंग के लिए हम बहुत सारी चीज़ें सुन के लर्न करते हैं। ठीक है, तो अधिगम के लिए भी ज़रूरी है, डेली लिविंग के लिए ज़रूरी है, दैनिक दिनचर्या में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुनना। ठीक है, नेक्स्ट है सक्सेस फॉर लाइफ, जीवन की सफलता के लिए ज़रूरी है, सूचनाओं को शेयर करने के लिए ज़रूरी है सुनना। इसके अलावा आप जो भी पॉइंट ऐड करना चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो इसीलिए मैंने इसमें बस इतने ही पॉइंट डाले हैं। आप चाहो तो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1.2 देखते हैं इसी तरीके से। जो 1.2 है पार्ट्स ऑफ ईयर, कान के भाग। तो पार्ट्स ऑफ ईयर जो है वो 3 टाइप्स ऑफ ईयर होते हैं। ठीक है, इसमें द ईयर जो होता है, या ईयर एक ऑर्गन है जो हियरिंग और बैलेंस, मतलब जो हमारी बॉडी बैलेंस बनाती है उसको, उसका काम करता है, सुनने का भी और बैलेंस बनाने का भी। ठीक है, अब इसमें 3 पार्ट होते हैं, और एक्सटर्नल और आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर या इंटरनल ईयर। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या फर्स्ट पार्ट जो है आपका कौन सा है, ये एक्सटर्नल या आउटर ईयर। तो जो एक्सटर्नल और आउटर ईयर है, ये कान की संरचना आपको दिख रही है, ये पूरी, ये ठीक है, ये जो कान की संरचना है ये क्या है? ये आपका इसमें हम अगर बात करें तो ये पिन्ना है पूरा, जो कान के बाहरी भाग होता है और दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पिन्ना। ओके, ठीक है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है वो हेलिक्स है, ये एंटी हेलिक्स कहलाता है। ये जो यहाँ पर कान के गड्ढेनुमा भाग होता है ये पोंचा कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे जो होता है एंटी ट्रैगस होता है, और ये जो भाग होता है वो ट्रैगस होता है। ठीक है, और ये जो भाग होता है लोब्यूल, ये लड़कियों को हमेशा याद रहेगा, कान की बाली जिसमें हम पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? लोब्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट है। अब एक्सटर्नल पार्ट का काम क्या होता है, तो हम वैसे भी पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ हियरिंग क्या है। तो जो एकॉस्टिक एनर्जी होती है या जो साउंड होता है उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है? पिन्ना करता है। ठीक है,
क्लियर है? प्रोसेस ऑफ हियरिंग में इतना ध्यान रखना, पिन्ना क्या करता है, जो एकॉस्टिक एनर्जी होती है उसको कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है मिडिल ईयर। ड्राइंग पे मत जाना, इतनी अच्छी नहीं है बट इतनी बेकार भी नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिडिल ईयर जो है कान का मध्य भाग। अब मध्य भाग में क्या है, ये तो आउटर ईयर में होता है, यहाँ तक आपका आता है क्या, आउटर ईयर। ठीक है, ये आउटर ईयर और मिडिल ईयर में ईयर कैनाल पाया जाता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मिडिल ईयर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये कान का पर्दा है, ये हैमर है जिसको मैलियस भी बोलते हैं, ये इनकस है जिसको एनविल भी बोलते हैं, और ये घोड़े की नाल की तरह जो हड्डी दिखाई दे रही है ये स्ट्रप है, इसको स्ट्रैपीज भी बोलते हैं। तो इसको ओसिकुलर चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसिकुलर चेन। ठीक है, इसको आप वो कर सकते हो, ओसिकुलर चेन भी बोलते हैं। क्योंकि चेन क्यों बोलते हैं, ये जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसके पास ही क्या है, ओवल विंडो है, इसको राउंड विंडो बोलते हैं। और ये जो एक नली टाइप की दिख रही है, स्टैचियन ट्यूब कहलाता है। ठीक है, ये पूरा मिडिल ईयर है। क्लियर हो गया? ईयर ड्रम, हैमर, एनविल, स्ट्रप, ओवल विंडो, राउंड विंडो, ये सारे पार्ट किसके हैं, मिडिल ईयर के हैं। क्लियर है? अब मिडिल ईयर का काम क्या होता है, जो एकॉस्टिक एनर्जी जो पिन्ना होता है इस टाइप का, मतलब जो ये कान होता है, ये क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है, जो भी साउंड होते हैं उसको कलेक्ट करने का काम करता है। वहाँ से साउंड यहाँ से होते हुए कहाँ पे जाता है, प्रेशर के साथ जाता है, और ये जो ईयर ड्रम होता है ईयर ड्रम से टकराता है। अब ईयर ड्रम में जो हड्डियाँ होती हैं वो क्या करती है, हलचल करने लगती है। हैमर हलचल करती है, फिर एनविल करने लगती है, फिर स्ट्रैप करने लगता है। ये तीनों हलचल करने लगते हैं, और इससे जुड़ा होता है ओवल विंडो, वो ओवल विंडो हलचल करने लगता है। अब आगे देखते हैं, ये तो इसका प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं इनर ईयर, यानी कि आंतरिक या एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर ओवल विंडो दिख रहा होगा आपको, ये पूरा जो है कॉकलिया का, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा कॉकलिया का है, ये घोंघेनुमा भाग होता है। ठीक है, इसमें ये जो है राउंड विंडो है, और ये वेस्टिबुलर चेन है, चेन की तरह होता है। ठीक है, ये कॉकलिया है। अब इसमें क्या होता है, जब ओवल विंडो से मतलब स्टैपीज जुड़ी होती है तो वो क्या करता है, हलचल होने के कारण वो भी हलचल करने लगता है, और कॉकलिया उससे जुड़ा होता है। ठीक है, वो हलचल करने लगता है, उसमें जो हेयर सेल्स होते हैं वो आपस में हलचल करने से उसमें क्या होता है, विद्युत आवेश बनता है, और वही विद्युत आवेश जो होता है हमारे ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन हम क्या करते हैं, उसको इमेज को डिकोड कर लेते हैं, और हमें समझ में आ जाता है कि किसने क्या बोला है। ठीक है, तो हम सुनने की प्रोसेस एक बार फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जो भी हम सुनते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जाने के बाद क्या होता है, जो कान का पर्दा होता है उस पर जाके तेज से प्रेशर के साथ वो एकॉस्टिक एनर्जी लगती है, और उसके बाद क्या होता है, हैमर उससे जुड़ी होती है, वो हलचल करने लगती है। इसी तरीके से ओसिकुलर चेन जो होते हैं वो आपस में हलचल करने लगते हैं। उससे जुड़ा होता है ओवल विंडो, ओवल विंडो हलचल करने की वजह से कॉकलिया हलचल करने लगती है। उसमें जो फ्लूइड होते हैं ना, जो पैराडिम्फ और एंडोलिम्फ होते हैं, वो आपस में हलचल करने लगते हैं, और उसमें होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ऑर्गन ऑफ कोर्टी में हेयर सेल्स पाए जाते हैं। वो हेयर सेल्स जो होते हैं वो अपनी जगह पे घर्षण करने लगते हैं। जब वो घर्षण करते हैं तो उसमें क्या होता है, विद्युत आवेश बनता है, और विद्युत आवेश ही और जो नर्व होती है उसके थ्रू ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन क्या करता है, जो भी चीज़ इमेज होती है उसको डिकोड कर लेता है, मतलब जो भी सिग्नल होता है उसको डिकोड कर लेता है, और इसी तरीके से हम सुनते हैं। तो आप इस प्रोसेस को लिख सकते हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉकलिया का एक वो और है, जब उसको हम क्रॉस सेक्शन में अलग करते हैं, काट कर अलग करते हैं, तो वो किस तरीके से दिखाई देता है। वैसे हम काटते नहीं, बट अगर हम इसे नॉर्मली अलग करें तो किस तरीके का होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक वो बना हुआ है, ये जो चित्र है ये दिख रहा है आप सबको। हाँ, इसको हेलिकोट्रोमा बोलते हैं। इसमें स्कैला वेस्टिब्यूल, स्कैला मीडिया और स्कैला टिम्पैनिक होता है। ये स्कैला टिम्पैनिक है, ये स्कैला वेस्टिब्यूल है, और ये बीच वाला भाग जो है स्कैला मीडिया है। ठीक है, ये है आपकी राउंड विंडो, ये है ओवल विंडो। ठीक है,
अब इसमें बीच में इंडोलिम्फ है और ये वाला जो पार्ट, ये जो इसके बीच वाला पार्ट है, इसमें पैराडिम्फ होता है, ठीक है। तो ये कान के पार्ट हैं। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड, फिजिक्स ऑफ साउंड, प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड क्या है, अगर हम बात करें ध्वनि क्या है, तो ध्वनि एक एनर्जी है, किसकी, मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिस तरीके से वायु और पानी अपनी दिशा में क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, उसी तरीके से हवा भी अपनी यात्रा में अपनी दिशा में यात्रा करती है। अब ध्वनि वायु के जो अणु होते हैं या कण होते हैं, उसमें कंपन से बनती है। जैसे हमने कोई हाथ किसी चीज़ पे मारा और उसमें क्या हुई, ध्वनि उत्पन्न हुई। तो उसमें क्या हुआ, जब हमने किसी प्रेशर की वजह से और कंपन की वजह से क्या हुआ, उसमें से ध्वनि उत्पन्न हुई। तो इसमें किसी वस्तु या कंपित पदार्थ का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। जब हम उसको स्थानांतरित करते हैं तो उसमें से क्या होता है, ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो ये है ध्वनि का वो, जब ध्वनि निकलती है तो क्या होता है, ये इस तरीके से एक वो वेव बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पर है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम फॉर साइकिल ये आगे मैं समझा दूंगी क्लियरली, क्योंकि फिजिकल और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड में यही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ साउंड। तो टाइप्स ऑफ साउंड में सबसे पहला है सोनिक साउंड। अब जो सोनिक साउंड है उसमें 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जिनको सुनाई देता है, ठीक है, नॉर्मली हम सुनकर समझ सकते हैं, ठीक है। 20 हर्ट्ज बहुत ज़्यादा कोमल आवाज़ होती है और 20,000 हर्ट्ज जो होती है वो काफ़ी तेज़ की आवाज़ होती है, ठीक है। उसके अलावा पैरासोनिक है दूसरा, उसमें अपश्रव्य बोलते हैं। तो इसमें लेस देन 20 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज जो होती है उससे कम की फ्रीक्वेंसी होती है और उसको हम नहीं सुन सकते आसानी से। तो इसमें जो कुत्ता या चमगादड़ या उल्लू जो होते हैं वो सुन पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड जो है प्राश्रव्य बोलते हैं। इसमें मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवाज़ होती है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है तो इसमें जैसे कभी ब्लास्ट हो गया तेज से, ठीक है, या फिर डीजे की आवाज़, इसमें लोगों के कान के पर्दे डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, डेफनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ साउंड आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन और प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि की उत्पत्ति कैसी होती है। तो ध्वनि की उत्पन्न होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने डायरेक्शन में यात्रा करती है, जैसे वेव बनाते हुए, ठीक है, इस तरीके से वेव बनाते हुए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, एक तो बल, प्रेशर, जब जैसे हम किसी चीज़ पर हाथ मारते हैं तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होती है और उसी के साथ क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। दूसरी कंपित वस्तु, मतलब जो वस्तु वाइब्रेशन, एक तो बल होना चाहिए, मतलब जब हम तेज से हाथ मारते हो और उसके नीचे कोई कंपित वस्तु होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा होता है माध्यम, जिसके द्वारा हम ग्रहण करते हैं ध्वनि को, यानी कि हमारे कान। तो प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में ये चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड। तो यहाँ पर फिजिकल और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड का मतलब है भौतिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, ठीक है, ध्वनि की भौतिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक विशेषताएं क्या हैं। तो जो भौतिक विशेषताएं हैं, इसमें सबसे पहले जो ये चीज़ें होती है ना, ये जो साइकिल है, ये तो साइकिल बनती है, ये है स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, ये क्या है आपका साइकिल का स्टार्ट पॉइंट। अब इसके बीच की जो दूरी आपको दिखाई दे रही है वो एम्पलीट्यूड कहलाती है, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है वो क्या कहलाता है, आपका वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है, ये वेवलेंथ कहलाता है या नंबर ऑफ साइकिल, और ये साइकिल का एंड पॉइंट होता है, ठीक है। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी हम बात करें तो क्या है, प्रति सेकंड दोलन की संख्या, मतलब एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ साइकिल बनती हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, क्लियर है। दूसरी है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, ध्वनि तरंगों से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा, जो ऊर्जा होती है जो वेव बनते हुए निकलती है वो कितनी मतलब तेज़ प्रवाहित होती है, वो क्या कहलाता है आपका
इंटेंसिटी, तीव्रता, ठीक है। टाइम पीरियड, एक साइकिल को बनाने में जितना समय लगता है, ठीक है। वेवलेंथ क्या है, ये आपका वेवलेंथ है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ साइकिल बनती है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, यानी कि ये जो डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ऑफ साइकिल, ठीक है। यहाँ पर साउंड लिखा हुआ है तो ये साउंड नहीं है, क्या है, स्पीड ऑफ साइकिल, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड है। अब नेक्स्ट देखते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड में 3 होते हैं। पहला है लाउडनेस, दूसरा है पिच और तीसरी है क्वालिटी। तो जो लाउडनेस होता है उसमें ध्वनि की प्रबलता या कोमलता, बहुत तेज़ आवाज़ और बहुत सॉफ्ट आवाज़ जो हम समझ पाते हैं। पिच होता है तीखी ध्वनि या गंभीर ध्वनि में अंतर, मतलब हम समझ पाते हैं ना, मोटी आवाज़ और पतली आवाज़, तीखी आवाज़, ठीक है, सुरीली आवाज़, ये चीज़ें समझ पाते हैं ना, तो वो पिच की वजह से उसमें पिच चेंज होता है जिसकी वजह से। अच्छा, मेरा हमेशा एक क्वेश्चन होता है बच्चों से कि मेल की पिच कौन सी होती है और फीमेल की पिच कौन सी होती है, आप ज़रूर आंसर दें मुझे, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, स्पष्टता, ध्वनि की स्पष्टता किस तरीके से होती है। अब जब जो ध्वनि हमें समझ में आती है क्लियरली, ठीक है, वो क्या कहलाता है, क्वालिटी। क्लियर है। तो ये 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड साइकोलॉजिकल के हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। तो ये क्लियर हो गया आपके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट है 1.5 में पूछा है हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। अब हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है मैंने यहाँ पर डाला है अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कैटेगरी की गई थी, कौन कौन सी, एक डेफ और एक हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। डेफ में 70 dB एबव और इसके साथ स्पीच फ्रीक्वेंसी लॉस, बोथ हियर, ठीक है, डेफ कहलाता है। और हार्ड ऑफ हियरिंग में 60 to 70 dB बोथ हियर और उसके साथ स्पीच फ्रीक्वेंसी लॉस, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये RPWD एक्ट में दिया हुआ है डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस की बात करें तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, 5 टाइप, ठीक है। एज ऑनसेट, टाइप्स, डिग्री, नेचर और कजेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम एज ऑनसेट में देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें है कंजीनाइटल, एक्वायर्ड, प्रीलिंगुअल, पोस्टलिंगुअल और हेरिडिटरी, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, फिर है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, मिक्स्ड हियरिंग लॉस, सेंट्रल हियरिंग लॉस और फंक्शनल हियरिंग लॉस, ठीक है। नेक्स्ट है माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर और प्रोफाउंड, क्लियर है। फिर नेचर ऑफ हियरिंग लॉस में है ग्रेजुअल, सडन, फंक्शनिंग, और केजेस ऑफ हियरिंग लॉस में है एक्सोजीनियस, इंडोजीनियस और इडियोपैथिक। अब आगे देखते हैं इन सब का बाइफर्केशन क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं एज ऑनसेट, यानी कि जन्मजात, कंजीनाइटल जिसको बोलते हैं। एज ऑनसेट में जन्मजात क्या होता है, जो जन्म से पहले का श्रवण दोष होता है, ठीक है। जैसे माँ ने अल्कोहल लिया है या फिर बहुत ज़्यादा दवाओं का सेवन किया है या चोट लग गई है या किसी कारण, तो जन्म के पहले से पोषण नहीं लिया है जिसकी वजह से जो श्रवण दोष होता है वो क्या कहलाता है, कंजीनाइटल, जन्मजात, ठीक है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड, जो बाद में ग्रहण हुआ दोष होता है, यानी कि जैसे चोट लग गई, दुर्घटना हो गई इनके कारण। प्रीलिंगुअल होता है भाषा विकसित होने से पहले श्रवण दोष, यानी कि बच्चा जन्म लेता है उसके बाद हो जाता है, मतलब जो 0 to 3 ईयर होता है उसके पहले का जो लॉस होता है वो क्या कहलाता है, प्रीलिंगुअल। पोस्टलिंगुअल होता है जो भाषा डेवलप होने के बाद का जो लॉस होता है वो क्या कहलाता है, पोस्टलिंगुअल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें हेरिडिटी, अनुवांशिक माता पिता के गुणों के कारण दोष होता है, जो माता पिता के जीन्स में होता है या फिर दादा दादी या नाना नानी में किसी में होता है और फिर बच्चे में हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है इसमें। तो इसमें क्या होता है, कान का मतलब आउटर ईयर या फिर मिडिल ईयर में से किसी एक उसमें प्रॉब्लम समस्या होती है, और तब क्या होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, यानी कि हम ईयर कंडक्शन हम बोल सकते हैं। इसमें जो है AC जो है वो क्या होती है, एबनॉर्मल, असामान्य होती है, और AC और BC के बीच का जो, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो मोर देन 10 dB होता है, ठीक है, मतलब 10 dB से अधिक का
गैप होता है, ठीक है, तो वो जो लॉस कहलाता है वो क्या कहलाता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अगर आप ये जो भी ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाए हैं वो आप अगर बना के डिफाइन कर देते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सकता है अगर डायग्राम से समझा सकते हो तो आप समझाओ। नेक्स्ट है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो मतलब इसमें जो इनर ईयर होता है या नर्व, आंतरिक कान या जो नर्व होता है उसमें किसी एक में समस्या होती है और जिसके कारण सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, वीसी ये है आपका, तो इसमें क्या होता है, जो वीसी होता है वो एबनॉर्मल होता है और एसी जो होता है वो नॉर्मल होता है। उसके अलावा जो एयरबोर्न गैप होता है वो लेस देन 10 dB होता है, मतलब 10 dB से कम। क्लियर है, आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। अब यहाँ पर मिक्स्ड हियरिंग लॉस में हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। अब इसमें मिक्स्ड है ना, तो कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल में से दोनों में से, मतलब आउटर ईयर या मिडिल ईयर में से एक पार्ट हो सकता है और इनर ईयर या नर्व में से एक पार्ट हो सकता है। तो इसमें मतलब एसी और बीसी में से एक पार्ट अफेक्टेड होते हैं, एसी और बीसी दोनों एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है। क्लियर है। इसमें 15 dB से अधिक गैप होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंट्रल हियरिंग लॉस। तो सेंट्रल हियरिंग लॉस जो होता है यहाँ से कॉक्लियर टू ब्रेन तक प्रॉब्लम होता है। कॉक्लिया कहाँ पे होती है, इनर ईयर में होती है, तो इनर ईयर से ये और ये नर्व और ये ब्रेन ये सारे अफेक्टेड होते हैं, मतलब इनमें प्रॉब्लम होती है, कभी सुनाई देता है और कभी नहीं सुनाई देता है, ठीक है। फंक्शनल हियरिंग लॉस में होता है जैसे किसी ऑर्गन का, हाथ पैर का किसी का यूज़ ना हो तो धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देता है। उसी तरीके से फंक्शनल हियरिंग लॉस में जब ज़्यादा दिन तक आप सुनो नहीं या कान का यूज़ नहीं लो तो धीरे धीरे सुनाई कम पड़ने लगता है, या ईजिंग और नॉइज़ के कारण सुनाई देना कम पड़ जाता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट है डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस जो है अकॉर्डिंग टू WHO, तो 0 to 25 सामान्य है, ठीक है। उसके बाद क्या है 26 to 40 dB माइल्ड यानी अल्प, 41 to 55 dB मॉडरेट, ठीक है, अति अल्प, ठीक है। फिर 56 to 70 dB गंभीर, फिर उसके बाद है 71 to 90 dB अति गंभीर, और 91 अबव जो है बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता है, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस आप उसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है नेचर ऑफ हियरिंग लॉस। तो इसमें ग्रेजुअल हियरिंग लॉस है। इसमें क्या होता है, एजिंग और नॉइजिंग की वजह से। ग्रेजुअल का मतलब जैसे उम्र हो जाती है किसी की, या फिर बहुत ज़्यादा नॉइज़ के कारण सुनाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। अब सडन हियरिंग लॉस होता है, कहीं पे अचानक से चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए, ठीक है, और फिर सुनाई देना बंद हो जाए। फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस, कभी शुरू तो कभी बंद हो जाता है इसमें, ठीक है, कभी सुनाई देता है और कभी नहीं सुनाई देता है। फिर है कजेज ऑफ हियरिंग लॉस। तो इसमें एक्सोजीनियस है जिसमें प्रीनेटल, पोस्टनेटल और एजिंग नॉइजिंग होता है, ठीक है। प्रीनेटल में अगर माँ में कोई प्रॉब्लम हो गई तो बच्चे को सुनाई देना कम पड़ जाता है। पोस्टनेटल में एजिंग और नॉइजिंग की वजह से। इंडोजीनियस में आनुवांशिक होता है, और इडियोपैथिक में सही पता ज्ञात नहीं होता है कि क्यों होता है, ठीक है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं हियरिंग लॉस के। आगे बढ़े। नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट, कजेज, प्रिवेंशन एंड इफेक्ट ऑफ डेफनेस। तो कजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग लॉसेस में पढ़ना है नेक्स्ट पढ़ना है इफेक्ट एंड ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑन वेरियस डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ना है हियरिंग लॉस इम्पैक्टिंग स्पीच परसेप्शन। फिर 2.4 है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड क्रिटिकल पीरियड फॉर लर्निंग लैंग्वेज। फिर है डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ठीक है, ऑडिटरी बिहेवियर। अब देखते हैं एक एक करके इसमें। तो सबसे पहले है आपका जो सेकेंड यूनिट है 2.1 कजेज ऑफ हियरिंग लॉस, प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस। कजेज क्या हो सकता है, जैसे प्रीनेटल में होता है, अनुवांशिक कारण हो सकते हैं, अंतर्गर्भाशयी संक्रमण मतलब रूबेला हो जाता है जिसके कारण भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पेरीनेटल पीरियड। इसमें प्रसवकालीन अवधि में जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बच्चे में, या नवजात अवधि में गंभीर पीलिया हो जाता है, या जन्म के समय कम वजन होता है, या जल्दी बर्थ होता है जिसकी वजह से भी हियरिंग लॉस होने के चांसेस होते हैं। बचपन एवं किशोर अवस्था, इसमें कान में संक्रमण हो जाता है या कान में तरल पदार्थ भर जाता है, आयु संबंधी तंत्रिका होती है, अचानक संवेदी तंत्रिका संबंधी हानि हो सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट, जीवन काल में कारक जो होते हैं, कान में लगा मोम हो सकता है, कान या सिर पर चोट हो सकती है, तेज शोर और तेज आवाज़ हो सकता है, दवाइयों का सेवन हो सकता है, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। ये सारे कारण होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो टीकाकरण करवा सकते हैं, मतलब। और दूसरी चीज़ जो है, अगर परिवार के लोग या माता अगर बहुत अच्छे से बच्चे का देखभाल करती हैं तो भी हियरिंग लॉस या कोई भी डेवलपमेंटल डिले होने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट है सामान्य कान की स्थितियों की पहचान और प्रबंधन। इसमें अगर हमें पहले ही पता चल जाए और उसका हम मैनेजमेंट कर ले। ठीक है, शोर और रासायनिक जोखिम के लिए व्यावसायिक श्रवण संरक्षण कार्यक्रम, मतलब हम अगर जैसे सेमिनार वगैरह होते हैं या कोई कार्यक्रम होता है जिसमें ये बताया जाता है कि हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, तो उसको अटेंड करें और उसमें जो भी मैसेज दिया जाता है उसको फॉलो करें तो भी बच सकते हैं। नेक्स्ट है मनोरंजनात्मक परिवेश में तेज ध्वनि के संपर्क में कमी लाने के लिए सुरक्षित श्रवण रणनीति, मतलब जैसे डीजे की आवाज़ में लोग चले जाते हैं और बहुत देर तक रहते हैं, बट उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, आप खुद ही फील करते हो या तो सर में दर्द हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा दिमाग फटने लगता है। तो इस तरीके से मतलब इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। नेक्स्ट है ओटोटॉक्सिक्स, हियरिंग लॉस को रोकने के लिए दवाओं का तर्क संगत उपयोग, मतलब कान बहते रहते हो और लोगों को लगता है कि वो रोक लेंगे, तो या तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपने आप अगर ऐसे दवाएं करते रहते हैं तो मतलब उसमें अगर हम सही से दवाएं करें तो वो भी रुक सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्रिवेंशन हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 2.2, इफेक्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑन वेरियस डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, चिल्ड्रन विथ हियरिंग लॉस में है। मतलब इसमें इफेक्ट ऑफ हियरिंग इम्पैक्ट ऑन वेरियस डोमेन, कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं हियरिंग, मतलब जो डोमेन है, अगर सुनना कम या हियरिंग क्षति हो जाती है तो कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, जैसे डेवलपमेंट में या एजुकेशन में या एम्प्लॉयमेंट में। तो इसमें क्या होता है, अपने आसपास की आवाज़ों को समझने में कठिनाई होती है, स्पीच ध्वनियाँ, जैसे हम जो स्पीच का प्रोडक्शन होता है वो नहीं कर पाते हैं, नए शब्द नहीं सीख पाते हैं, वाक्य बनाना नहीं सीख पाते, सही व्याकरण का उपयोग नहीं हो पाता है, शांत और शोर शराबे वाले स्थानों में निर्देश का पालन नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते हैं, मतलब लोगों के साथ बातचीत करके जो चीज़ें हम सीखते हैं वो सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए डेवलपमेंटल डिले हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है एजुकेशन, अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है तो क्या होता है, एजुकेशन लेट स्टार्ट होती है, अगर हो जाता है तो क्या होता है, स्कूलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में भी ये चांसेस होते हैं, अगर ज़्यादा गंभीर होता है तो जॉब के अवसर कम होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बढ़ते हो 2.3, हियरिंग लॉस इम्पैक्टिंग स्पीच परसेप्शन। तो इसमें सबसे पहले है जो हियरिंग लॉस इम्पैक्टिंग, मतलब हियरिंग लॉस का प्रभाव स्पीच परसेप्शन पर क्या पड़ता है। तो सबसे पहले क्लिनिकल फैक्टर है, जिसमें टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस अगर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, स्पीच के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, कम होता है तो अच्छे होते हैं। एज ऑनसेट हियरिंग लॉस, उम्र के आधार पर भी ये भी अफेक्ट करते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन हो जाता है तो भी स्पीच परसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी होती है तो स्पीच सीख पाते हैं। ठीक है, अगर हियरिंग ऐड का यूज़ करते हैं और वो सफल होता है तो भी हम स्पीच सीख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो रेजिडुअल हियरिंग है, बची हुई श्रवण क्षमता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली फैक्टर। फैमिली फैक्टर में एटीट्यूड ऑफ फैमिली हो सकता है, परिवार का एटीट्यूड, लाइक बच्चा हमारा है, ठीक है, अगर किसी से मिलने नहीं देना है या फिर कुछ, तो इस तरीके से अगर हम छुपा के रखेंगे तो भी बच्चे पे स्पीच परसेप्शन के चांसेस कम होते हैं। और फैमिली का एटीट्यूड अगर पॉजिटिव होता है कि अर्ली इंटरवेंशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा केयर करना है, तो बच्चे की स्पीच अच्छी होती है। ठीक है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है तो अच्छी होती है स्पीच। लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी होती है तो भी स्पीच परसेप्शन में दिक्कत होती है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की कमी होती है तब भी स्पीच को ग्रहण करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2.4, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड क्रिटिकल पीरियड फॉर लर्निंग लैंग्वेज हियरिंग। अब इसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन आपको पता है
क्या होता है, क्रिटिकल पीरियड में पता लगाना कि समस्या क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, ये पता लगाना कि समस्या क्या होता है। अब क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, ये विकासात्मक अवस्था होती है जो 0 to 3 ईयर तक चलती है, और इस टाइम बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, अगर इसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाए तो बच्चे में डेवलपमेंटल डिले होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ ऑडिटरी बिहेवियर। इसको बहुत लोग मील का पत्थर बोलते हैं, बट विकासात्मक अवस्था ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले बर्थ टू 3 मंथ। अब इसमें जो लाउड साउंड होता है उस पर रिस्पॉन्स करता है बच्चा, जैसे क्लैप होता है, अलार्म होता है। ठीक है, या तेज़ बर्तन गिरने की आवाज़ होती है तो क्या करता है, उस पर रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करता। डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ ऑडिटरी बिहेवियर में हम जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके माइलस्टोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 3 to 6 मंथ। इसमें बच्चा माँ की आवाज़ पर प्रतिक्रिया करता है। अगर बच्चा रोता है और माँ की आवाज़ सुन ले तो वो चुप हो जाता है। ठीक है, 6 to 9 मंथ। इसमें बच्चा ध्वनि की स्रोत की ओर गर्दन घुमाकर देखने का प्रयास करता है। जैसे अभी पीछे से किसी ने वो करा, ध्वनि दी या फिर कोई चीज़ गिरी तो उस तरफ गर्दन घुमा के देखने की कोशिश करता है। फिर 9 to 18 मंथ में अगर कोई बुलाता है तो उसकी तरफ देखने की कोशिश करता है, यस और नो में रिस्पॉन्ड भी करता है। ठीक है, फिर है 18 to मतलब 18 से 2.5 साल का बच्चा जो होता है रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्ड करता है, जैसे ये मुझे दे दो, बॉल लाओ। बच्चा वस्तुओं की तरफ पिन पॉइंट करता है और नाम भी बताता है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हो। मैंने शॉर्ट में करा है, बट आप एग्ज़ाम में शॉर्ट में नहीं करना है आपको। ठीक है, आपके पास भर के शब्द होंगे और आप लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है 3rd यूनिट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफनेस एंड असेसमेंट ऑफ हियरिंग। तो इसमें पूछा है सबसे पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट ऑफ हियरिंग, कंडीशनिंग फॉर ऑडिटरी असेसमेंट, ऑडियोमेट्री फॉर चिल्ड्रेन, ऑडियोग्राम एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, स्पीच बनाना एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट ऑफ हियरिंग। तो यहाँ पर है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल हियरिंग असेसमेंट। तो जो इसमें इनफॉर्मल हियरिंग असेसमेंट है, आपको पता है कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जो इनफॉर्मल होता है यानी कि अनौपचारिक, ये हम घर पर कर सकते हैं, और ये जो है वो स्क्रीनिंग पर्पज से किया जाता है। स्क्रीनिंग पर्पज का मतलब क्या होता है, पता लगाने के लिए। ठीक है, और जो फॉर्मल होता है वो डायग्नोस्टिक पर्पज यानी कि निदान करने के लिए किया जाता है। तो इनफॉर्मल में होता है क्लॉक टेस्ट, जैसे घड़ी की पेंडुलम से आवाज़ दे के हम कर सकते हैं। कॉइन टेस्ट, सिक्कों की खन से, या हाई रिस्क रजिस्टर होता है, एक चेकलिस्ट होती है जिसमें माता द्वारा आंसर दिया जाता है और उसमें हम येस और नो करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे में समस्या क्या है। इनफॉर्मल टेस्ट में हमें ये पता चलता है कि बच्चे में समस्या है या नहीं, ये नहीं पता चलता है कि बच्चे में कौन सी समस्या है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट फॉर्मल टेस्ट। फॉर्मल टेस्ट जो आपका होता है औपचारिक टेस्ट, जिसको डायग्नोस्टिक पर्पज से किया जाता है, मतलब निदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। अब इसमें पता चल जाता है कि समस्या क्या है, कहाँ पर है और कौन सी समस्या है। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप होते हैं, पहला होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है इसमें जो व्यक्ति होता है उसकी सहभागिता एक्टिव होती है, यानी कि सक्रिय सहभागिता होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ, ये वस्तुनिष्ठ यानी कि उपकरण के माध्यम से किया जाता है, तो इसमें व्यक्ति की सहभागिता नहीं होती है या तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। क्लियर है, तो इसमें सबसे पहला टेस्ट है ट्यूनिंग फॉक टेस्ट। ट्यूनिंग फॉक टेस्ट एक उपकरण होता है इस तरीके से। ठीक है, ये प्रॉन्ग्स होता है और ये बेस होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉन्ग्स बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। इस बेस को पकड़ के प्रॉन्ग्स को चोट करवा के और फिर जो भी क्लाइंट होता है उसके कान पे रखते हैं। ठीक है, बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन पर रखते हैं और वो इस तरीके से ध्वनि को नोट करता है। ठीक है, उसमें उसका रिस्पॉन्स नोट किया जाता है। और नेक्स्ट है प्योर टोन ऑडियोमेट्री। प्योर टोन ऑडियोमेट्री का शॉर्ट फॉर्म PTA भी है। ये एक मानक, अंतर्राष्ट्रीय मानक टेस्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 2 रूम की आवश्यकता होती है, एक में ऑडियोमीटर और जो क्लिनिशियन होता है यानी कि जो टेस्ट कर रहा होता है वो होता है, और दूसरे रूम में क्लाइंट होता है यानी कि जो जिस पे टेस्ट किया जाता है वो होता है। ठीक है, अब ऑडियोमीटर के द्वारा क्लाइंट क्या करता है, उसको
आवाज़ देता है और उसको सबसे पहले ये निर्देश देता है कि आवाज़ आए तो आपको क्या करना है, हाथ उठाना है। राइट में आए तो राइट हैंड और लेफ़्ट में आए तो लेफ़्ट हैंड उठाना है। इस तरीके से बच्चा क्या करता है, जब आवाज़ दी जाती है वो रिस्पॉन्स करता है और उसका रिस्पॉन्स नोट किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है स्पीच ऑडियोमेट्री। इसमें भी 2 सेपरेट रूम की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2 सेपरेट रूम की आवश्यकता होती है। एक में क्लाइंट बैठता है, एक में क्लिनिशियन बैठता है। अब यहाँ पर आवाज़ देते हैं तो आवाज़ में हाथ भी उठाते हैं और उसके साथ साथ बोलना भी होता है। ठीक है, तो ये स्पीच ऑडियोमेट्री टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है ऑटो एकॉस्टिक इमिशन। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, नेक्स्ट है इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री और नेक्स्ट है वेरा टेस्ट। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम वेरा के बारे में डिस्कस करते हैं। वेरा टेस्ट क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है ब्रेन इवॉक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बच्चे को जब भी टेस्ट करते हैं उससे पहले सुला देते हैं। इसमें मैंने बोला था ना कि व्यक्ति की जो पार्टिसिपेशन होती है उसमें होती मतलब ना के बराबर होती है या तो कम होती है, तो इसमें नहीं होती है। इसमें क्या करते हैं, बच्चे को नींद की गोली देकर सुला दिया जाता है और जब वो सो जाता है गहरी मतलब अर्ध निद्रा में सो जाता है, तो उसके वर्टेक्स एरिया, फोरहेड और कान के मस्टॉइड बोन पे 3 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और उसके द्वारा क्या करते हैं, उसका रिस्पॉन्स कंप्यूटर के द्वारा नोट करते हैं और उसका जो भी रिजल्ट होता है वो ग्राफ पे आ जाता है। ठीक है, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री का भी इसी तरीके से, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन का भी इसी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं 3.2 जो है आपका, वो क्या है, कंडीशनिंग फॉर ऑडिटरी असेसमेंट। ठीक है, इसमें कंडीशनिंग फॉर ऑडिटरी असेसमेंट जब करते हैं तो कंडीशनिंग कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्योर टोन ऑडियोमेट्री है, तो जब भी टेस्ट करते हैं उससे पहले बच्चों को ये कंडीशनिंग की जाती है कि इसकी कि जब भी आवाज़ आए तो आपको क्या करना है, हाथ उठाना है। ठीक है, तो ये हम निर्देश देते हैं कि जब अगर लेफ़्ट ईयर में आवाज़ आए तो लेफ़्ट हैंड उठाना है और अगर राइट ईयर में आवाज़ आए तो राइट हैंड अप करना है। ठीक है, तो ये निर्देश होता है। जितने भी टेस्ट पढ़ोगे उसके बारे में आप लिख सकते हो। टेस्ट का PDF मैं ज़रूर डाल दूँगी, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल पे या फिर किसी पे, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडियोमेट्री फॉर चिल्ड्रेन। तो जो चिल्ड्रेन हैं उनके लिए कौन कौन सी ऑडियोमेट्री होती है, तो BOA है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री। इसमें क्या करते हैं, जब भी ये टेस्ट करते हैं तो बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इस टेस्ट में क्या करते हैं हम, जो बच्चे का बिहेवियर होता है, ठीक है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है VRA, विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री। जब इस टेस्ट को करते हैं तो उसके थोड़ी दूर पे एक मतलब ऐसा खिलौना रखते हैं जिसमें साउंड भी निकले और उसमें लाइट भी हो। तो जैसे ही वो लाइट जलती है बच्चा उसकी तरफ ध्यान देखता है। ठीक है, तो इस टेस्ट की भी मैं वो PDF भेज दूंगी आपको, आप देख सकते हो। वेरा है, ब्रेन स्टीम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। तो ये सारे टेस्ट हैं जिसके बारे में आप और डीपली पढ़ सकते हो। मैं पक्का मैं उस पर आपको PDF भेज दूंगी इसकी। ठीक है, ये बहुत बड़े हो जाते हैं इसलिए मैंने शॉर्ट में कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है 3.4 ऑडियोग्राम्स एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। ऑडियोग्राम का मतलब क्या है, एक ऐसी रूपरेखा जिसमें हम हियरिंग को दर्शाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑडियोग्राम क्या है, एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें हम हियरिंग को दर्शाते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो है आपकी ये ऊपर दिया हुआ है, ऊपर ये ऊपर देख सकते हो 125 फिर इसमें देख सकते हो 125 है, 250 है, 500 है। ये पूरा दिया हुआ है ना, यहाँ तक जो दिया हुआ है ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, और इसके नीचे जो दिया हुआ -10 फिर -20 फिर 10, ये dB है। ठीक है, अब जब हम प्लॉटिंग करते हैं तो क्या होता है, जो राइट ईयर है, ये जो सिंबल बने हुए हैं राइट ईयर का ये है, और रेड पेन से करते हैं, और लेफ़्ट ईयर को ब्लू पेन से करते हैं, और उसके सिंबल क्रॉस और ये दिख रहे हैं आपको, ये सिंबल हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्लॉट करते हो।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें ऑडियोग्राम प्लॉट करने की, तो जैसे जब हम हियरिंग को दर्शाना, जब हम ऑडियोग्राम के थ्रू जब हम इस थ्रेशोल्ड को मापते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब हम ऑडियोग्राम निकालते हैं किस तरीके से निकलता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो 500 की फ्रीक्वेंसी होती है, 1000 और 2000, 1K और 2K की फ्रीक्वेंसी लेते हैं। जैसे 500 ले लिया हमने, ठीक है, प्लस 1K ले लिया, प्लस 2K ले लिया, ठीक है, इसमें डिवाइड बाई 3 कर देते हैं और इसमें फ्रीक्वेंसी आपकी निकल आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हियरिंग को प्लॉट मतलब इसमें फॉर्मूला लगा के जो हमारा टाइप्स और डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस होता है वो निकाल लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? इस तरीके से हम हियरिंग एड को मतलब इसमें दर्शाते हैं और डेसिबल में दर्शाते हैं, ठीक है। इधर से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जैसे 250 पे हमें 10 dB लेनी है राइट ईयर की, तो हम क्या करेंगे, 250 पे 10 dB पे यहाँ पर राइट ईयर में ये सिंबल बनता है ना, क्रॉस, ये सर्कल का। और अगर हमें लेफ़्ट ईयर में लेना है 1000 पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस वाली वो ले लेंगे 10 dB पे, ठीक है, ये सिंबल होता है। तो इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो रेड पेन और ब्लू पेन का यूज़ करके, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। अब स्पीच बनाना की बात करते हैं। तो स्पीच बनाना जो होता है वो क्या होता है, एक ग्राफ है, ठीक है, या उपकरण है जिसमें हम क्या करते हैं, जो सुनने की सीमा के आधार पर जो भी ध्वनि हमें समझ में आती है, ठीक है, जो भी हमारे सिलेबल होते हैं, ध्वनि होती है, स्पीच साउंड होते हैं, उनके लिए उनको दर्शाने का काम किया जाता है। तो इसमें जो ध्वनि होती है उनकी औसत स्वर और मात्रा दर्शाने के लिए ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ठीक है। तेज़ आवाज़ ग्राफ के निचले हिस्से की ओर, कम आवाज़ें बाईं ओर और ऊंची आवाज़ें दाईं ओर होती हैं। क्लियर है? अब आगे मैं इसका सैंपल दिखा देती हूँ आपको। ये है आपका स्पीच बनाना। स्पीच बनाना क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये बनाना वाले शेप में है, इसलिए इसको स्पीच बनाना बोलते हैं। तो आप पहले ही बोला था कि जो मतलब तेज़ आवाज़ें होती हैं वो नीचे की ओर होती हैं, ठीक है। तो एरोप्लेन की आवाज़, चॉपर की आवाज़, ये तेज़ होती है ना, तो ये इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4 यूनिट एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस, जिसमें हियरिंग एड पार्ट्स, फंक्शनिंग एंड टाइप्स पढ़ना है। इंपॉर्टेंस 4.2 में इंपॉर्टेंस ऑफ बाइनॉरल हियरिंग एड एम्प्लीफिकेशन, 4.2 में क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन सिस्टम एंड असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस, 4.3 में पढ़ना हियरिंग एड केयर मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग, 4.5 में पढ़ना ओरिएंटेशन टू कॉक्लियर इम्प्लांट। अब देखते हैं 4.1। तो जो 4.1 है उसमें है हियरिंग एड। तो हियरिंग एड सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें जो बाहरी वातावरण की एकॉस्टिक एनर्जी जो होती है, एकॉस्टिक एनर्जी किसको कहते हैं, जो बाहरी वातावरण की आवाज़ होती है उसको कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, माइक होता है, एम्पलीफायर होता है, वॉल्यूम कंट्रोल होता है, रिसीवर होता है, ठीक है। जो एकॉस्टिक एनर्जी होती है वो यहाँ से जाती है, ठीक है, माइक उसे कैच करता है, फिर उसे क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कन्वर्ट करके एम्पलीफायर के पास पहुँचाता है। एम्पलीफायर क्या करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ाकर रिसीवर तक पहुँचाता है और रिसीवर उसके ईयर कैनाल तक पहुँचा देता है। बैटरी कंपार्टमेंट होता है और वॉल्यूम होता है। ये है, मैंने BTE का एक वो बना दिया है इसमें, तो आप देख सकते हो। ये जो पार्ट है इसको ईयर मोल्ड कहते हैं, ठीक है। ये जो है वो ट्यूब कहलाती है जिसके थ्रू यहाँ पर एकॉस्टिक एनर्जी अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। ये ईयर हुक होता है, इसको कान में लगाने के लिए काम में आता है। यहाँ पे माइक्रोफोन लगा होता है जो मतलब जो भी एकॉस्टिक एनर्जी होती है उसको अपनी तरफ कैच करके उसको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये वॉल्यूम होता है, इससे हम घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये ऑन ऑफ स्विच होता है, यहाँ से ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। और ये बैटरी कंपार्टमेंट होता है। ये पार्ट्स होते हैं हियरिंग एड के, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम बनाते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। वैसे बहुत सारे पार्ट्स हैं बट जो मेन दिख रहे थे वो मैंने आपको वो कर दिया, डिफाइन कर दिया। अगर आप इस तरीके से पार्ट्स ऑफ हियरिंग एड दिखाते हो बना के तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ओके। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ।
अब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं ना, तो टाइप्स की बात कर रहे हैं तो दो होते हैं, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत श्रवण यंत्र और सामूहिक श्रवण यंत्र, ग्रुप हियरिंग एड। ठीक है, तो इसमें जो इंडिविजुअल होता है बिहाइंड द ईयर, यानी कि जो कान के पीछे लगाया जाता है, जो मैंने अभी वहाँ पे स्केच बनाया था वो है इन द कैनाल है, कान के अंदर होता है। इन द ईयर होता है ITE, जो इन द कैनाल जो होता है वो कैनाल जो होती है, ऑडिटरी कैनाल जो होती है ना, उसमें लगाया जाता है। और इन द ईयर होता है वो कान के अंदर। CIC जो होता है वो कम्प्लीटली छोटा सा होता है, कम्प्लीटली इन द कैनाल होता है। और पॉकेट प्लेबल हियरिंग एड होता है, उसको जेब में रखते हैं, और उसमें Y कॉर्ड और S कॉर्ड होते हैं, जैसे ईयरफोन की तरह होते हैं, उसको कान में लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्डवेयर सिस्टम सॉरी हार्डवेयर ग्रुप हियरिंग एड जो होता है, ये यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक टीचर होता है और सबके पास अपने माइक होते हैं, और यहाँ पर उनके बॉक्स होते हैं जिसमें आवाज़ की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ाकर सबके पास तक पहुँचाया जाता है। इसको क्लासरूम एम्पलीफिकेशन भी बोलते हैं, जो ये ग्रुप हियरिंग एड है। तो इसमें हार्डवेयर सिस्टम होता है। हार्डवेयर सिस्टम इसलिए नाम है क्योंकि इसमें तार जड़े होते हैं। ठीक है, इंडक्शन लूप सिस्टम जो है, इंडक्शन लूप सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें तारों का लूप ऊपर ऊपर बना होता है। ठीक है, FM सिस्टम होता है, जिस तरीके से रेडियो काम करता है ना, उसी तरीके से काम करता है। तो इसमें रिसीवर यूनिट और ट्रांसमीटर यूनिट होती है। ठीक है, ट्रांसमीटर यूनिट क्या करता है, जो भी तरंग होती है उनको वातावरण में फैला देता है, और रिसीवर यूनिट उसको कैच करके और सबके पास अपने पर्सनल हियरिंग एड होते हैं उसमें पहुंचाने का काम करता है। और नेक्स्ट इंफ्रारेड सिस्टम है, वो टेलीविज़न की तरह काम करता है। उसमें पिक्चर के साथ साथ उसमें फ़ोटो भी आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ हियरिंग एड। तो इसमें माइक होता है, माइक क्या करता है, जो भी साउंड होता है उसको कैच करके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में बदलता है और फिर एम्पलीफायर के पास भेजता है। एम्पलीफायर क्या करता है, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ाकर कॉर्ड में भेजता है, कॉर्ड रिसीवर में भेजता है, और रिसीवर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को फिर से एकॉस्टिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ईयर मोल्ड के द्वारा ईयर कैनाल तक पहुंचा देता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ूँ। ओके, नेक्स्ट है 4.2 इंपॉर्टेंस ऑफ बाइनॉरल हियरिंग एड एम्पलीफिकेशन। बाइनॉरल का मतलब होता है जैसे मोनोऑरल और बाइनॉरल होता है। मोनोऑरल में एक कान के लिए होता है, बाइनॉरल दोनों कानों के लिए। ठीक है, अब इसमें हियरिंग विथ ये ईयर लिख दिया है मैंने गलती से। ठीक है, यहाँ पर ईयर नहीं है, ये वाला साल वाला ईयर नहीं है, इस वाले ईयर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें ईयर विद 2 ईयर मतलब हम दोनों कानों के साथ सुनते हैं, जिसे ब्रेन हमेशा समझता है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो बेहतर वाणी की समझ के लिए। अगर एक कान में कम सुनाई दे रहा है तो दूसरे कान में अच्छा सुनाई देगा। दूसरी चीज़, बेहतर ध्वनि की गुणवत्ता के लिए। ग्रेटर कंफर्ट इन नॉइस। ठीक है, बैटरी की योग्यता से ये पता चलता है कि ध्वनि किस तरफ से आ रही है। और उसके अलावा फीलिंग ऑफ बैलेंस्ड हियरिंग। ठीक है, कि मतलब अगर एक ही कान में सुनाई देता तो कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन दोनों कानों में अगर सुनाई देता तो दोनों का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में लिख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है 4.3 क्लासरूम एम्पलीफिकेशन सिस्टम एंड असिस्टिव लर्निंग डिवाइसेस। तो क्लासरूम एम्पलीफिकेशन यही होते हैं जो 4 के बारे में मैंने आपको बताया था, हार्डवेयर सिस्टम, इंडक्शन लूप, FM सिस्टम और इंफ्रारेड सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं हियरिंग एड केयर एंड मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें फॉल्ट की कि क्या दिक्कत आती है, जैसे साउंड नहीं आती, तो उसमें कजेस क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, बैटरी डिस्चार्ज होती है या ईयर मोल्ड में ईयर वैक्स होता है। ठीक है, अब इसका इलाज क्या कर सकते हैं, तो बैटरी को चेंज कर सकते हैं और ईयर मोल्ड को क्लीन कर सकते हैं। दूसरा जो है, जिसमें क्लियर वॉइस की जगह सनसनाहट या खरखराहट की आवाज़ आती है, इसमें क्या कारण होता है, माइक ढीला होता है या रिसीवर टूटा होता है। ठीक है, तो माइक को स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर सकते हैं, और अगर रिसीवर टूटा हुआ है तो उसको रिपेयर करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग एड में CT आना। ठीक है, बहुत बार हियरिंग एड में CT आती है।
तो इसमें क्या होता है, ईयर मोल्ड कान में अच्छी तरह नहीं लगा होता है या ईयर मोल्ड कटा फटा होता है। तो इसमें क्या होता है, सही से कान में लगा, ईयर मोल्ड को सही से कान में लगाना और ईयर मोल्ड बदल देना, 2 चीज़ कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप केयर एंड मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग लिख सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन टू कॉक्लियर इम्प्लांट। ठीक है, इसमें CI जो होता है, CI का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉक्लियर इम्प्लांट। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो सुनने की क्षमता को बेहतर बनाती है। ठीक है, अब हम इसमें क्या होता है, जो मतलब कॉक्लियर इम्प्लांट इसलिए करते हैं, कॉक्लियर डैमेज हो जाता है या कॉक्लियर काम नहीं करता, हेयर सेल्स काम नहीं करते हैं, तो जो कॉक्लिया होता है उसमें इम्प्लांट करते हैं और एक मशीन उसमें इम्प्लांट करते हैं ताकि जो कॉक्लिया की प्रोसेस है वो मशीन कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर 2 चीज़ें बनी हैं। ये आउटर वाला पार्ट है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो ये वाला पार्ट है, ये आउटर पार्ट है और ये इंटरनल पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ट्रांसमीटर होता है। ठीक है, मैग्नेट होता है जिसकी ये चिपका होता है कान के पास, कान के पीछे हिस्से में, सर में। ठीक है, उसके अलावा ये BTE की तरह ये हियरिंग ऐड होता है। इसमें स्पीच प्रोसेसर होता है और माइक्रोफोन होता है जो वॉइस को कैच करता है। फिर इसमें रिसीवर एंटीना, ये इंटरनल वाला होता है, इसमें रिसीवर एंटीना होता है, ये इंटरनल मैग्नेट होता है, रिसीवर होता है और इलेक्ट्रोड एरे होता है। ठीक है, अब बताती हूँ, ये जो इसमें जो मैग्नेट होता है, ये जो ट्रांसमीटर होता है, और इसमें जो एक्सटर्नल मैग्नेट होता है, ये इंटरनल मैग्नेट से अंदर की तरफ चिपका होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, माइक्रोफोन आवाज़ को कैच करता है और स्पीच प्रोसेसर क्या करता है, रिसीवर एंटीना तक भेजता है। रिसीवर एंटीना क्या करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ाकर रिसीवर के पास भेजता है और रिसीवर क्या करता है, उसको इलेक्ट्रोड एरे में कन्वर्ट करके ब्रेन के रास्ते सीधे, नर्व के रास्ते सीधे ब्रेन तक भेज देता है। ठीक है, तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट का ओरिएंटेशन है। क्लियर है, आगे बढ़ती हूँ। 5 यूनिट है ऑडिटरी लर्निंग। तो इसमें सबसे पहले लिसनिंग फॉर डेली लिविंग एंड लर्निंग। 5.2 है प्री रिक्विजिट एंड ऑडियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर ऑडिटरी ट्रेनिंग एंड लर्निंग। 5.3 है स्टेजेस ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग। 5.4 है ऑडिटरी वर्बल अप्रोच, प्रिंसिपल एंड स्ट्रैटेजी। 5.5 है एक्टिविटीज़ फॉर ऑडिटरी ट्रेनिंग, ग्रुप एंड इंडिविजुअल। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं सबसे पहला 5.1। तो 5.1 जो है लिसनिंग फॉर डेली लिविंग एंड लर्निंग। क्यों ज़रूरी है डेली लिविंग के लिए, ताकि आप सूचनाओं को ग्रहण कर सको। ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाओ लोगों को, इन्जॉय कर पाओ, लर्न कर पाओ, प्रभावित हो पाओ लोगों से। ठीक है, मेंटेन एक्टिव इंटरेक्शन, मतलब सक्रिय अंतःक्रिया को मेंटेन कर सको। ठीक है, तो ये पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते। नेक्स्ट है 5.2 प्री रिक्विजिट एंड ऑडियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर ऑडिटरी ट्रेनिंग एंड लर्निंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑडिटरी ट्रेनिंग क्या होती है। ऑडिटरी ट्रेनिंग क्या होती है, इंडिविजुअल एबिलिटी टू प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड साउंड इफेक्टिवली। ये एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, साउंड को हम इफेक्टिवली समझ सकते हैं। ठीक है, ऑडिटरी ट्रेनिंग यानी कि सुनने की ट्रेनिंग दी जाती है इसमें। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है, इम्प्रूव स्पीच परसेप्शन, जो हम स्पीच को ग्रहण करते हैं या सुनते हैं उसमें उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, साउंड इसमें इन्हेंस साउंड, मतलब जो भी साउंड है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। ऑडिटरी मेमोरी, जो सुनते हैं वो याद रख सकते हैं। बेटर लिसनिंग कर सकते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सकता है, बेटर म्यूजिकल एबिलिटी, गाने सुन सकते हैं। ठीक है, और उसकी योग्यता बढ़ सकती है। ठीक है, अब इसका जो प्री रिक्विजिट होता है वो क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले रेजिडिवल हियरिंग का होना ज़रूरी होता है, बेटर कॉग्निशन का, संज्ञान का होना ज़रूरी होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, इनेट पावर ज़रूरी होता है। ये सारे आप इसकी आवश्यक शर्तें हैं, तो इसके बारे में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ऑडिटरी डिटेक्शन। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में ये पता चलता है कि साउंड प्रेजेंट है या अब्सेंट। ठीक है, इसमें ये पता चलता है कि साउंड है बच्चे में या नहीं है। ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, इसमें विभिन्न ध्वनियों के बीच अंतर, जैसे चिड़िया की आवाज़ और बर्तन की आवाज़ में डिस्क्रिमिनेशन करवा दें। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ साउंड, हम साउंड की मीनिंग समझ में आती है बच्चों को या नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है इन्वायरमेंटल साउंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें लर्न अंडरस्टैंड इन्वायरमेंटल साउंड, मतलब जो इन्वायरमेंटल साउंड होते हैं उनको लर्न करना सीखते हैं और अंडरस्टैंड करना सीखते हैं। फिर है स्पीच साउंड डिटेक्शन, वाणी ध्वनि को पहचानना सीखते हैं। ठीक है, कौन सी आवाज़ किसकी है, कौन सी माँ की है या फिर कौन सी मेल की है, कौन सी फीमेल की है, ये चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है 5.4। तो 5.4 में पूछा है ऑडिटरी वर्बल अप्रोच, प्रिंसिपल एंड स्ट्रैटेजी। ऑडिटरी वर्बल अप्रोच का शॉर्ट फॉर्म है ABA। इसमें दो चीज़ें होती हैं, लिसनिंग और स्पोकन लैंग्वेज। जैसे ऑडिटरी ट्रेनिंग में सिर्फ लिसनिंग सिखाते हैं, ठीक है, तो ऑडियो वर्बल अप्रोच में सुनना भी और बोलना भी, मतलब भाषा को बोलना भी सिखाते हैं। किसके थ्रू? लिप रीडिंग के थ्रू। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ABA जो है, इसमें सबसे पहले जो नवजात शिशु और बच्चे होते हैं उन बच्चों में हियरिंग लॉस के निदान को बढ़ावा देना और उसके बाद तत्काल ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड ABT करवाना। मतलब जो बच्चे होते हैं सबसे पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए और फिर उनका डायग्नोसिस करवाते हैं और उसके बाद उनका मैनेजमेंट करवा के उन्हें तुरंत ABT करेंगे तो क्या होगा? अच्छा फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है श्रवण उत्तेजना के अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हियरिंग असेसमेंट करवाना। मतलब जो हियरिंग है, बची हुई श्रवण क्षमता है, उसका उपयोग करने के लिए क्या कर सकते हैं? जो हियरिंग असेसमेंट टेस्ट हैं वो करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माता पिता को सुनने एवं स्पोकन लैंग्वेज के विकास के सुनने की क्षमता का उपयोग करने में मदद करना। मतलब माता पिता को की मदद करना कि किस तरीके से बच्चा सुन सकता है या उसकी हियरिंग को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं डेली लिविंग की एक्टिविटी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 4 डेली लिविंग में सुनने की गतिविधि प्लान करना। मतलब जो डेली लिविंग है उसमें जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे वर्बल बात करनी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो साइन करते हैं तो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तो ऐसी गतिविधि तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5.5 एक्टिविटीज़ फॉर ऑडिटरी ट्रेनिंग ग्रुप एंड इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब ऐसी एक्टिविटी ऑडिटरी ट्रेनिंग के लिए एक्टिविटी करना जो ग्रुप और इंडिविजुअल हो सके। तो इसमें मैंने थोड़ा सा एक दो वो डाला था, जैसे ध्वनि के स्रोतों में अंतर करना हम करवा सकते हैं। जैसे म्यूजिक, डोरबेल, बर्ड वॉइस सुना के ग्रुप में या इंडिविजुअल बच्चों से पूछ सकते हैं ये किसकी आवाज़ है। बच्चा उसमें डिस्क्रिमिनेशन करना बताएगा, या फिर पीछे से आवाज़ दे के साउंड किस तरफ से आ रही है, अगर उस तरफ ध्यान देकर को देखने की कोशिश करेगा तो उसकी ऑडिटरी ट्रेनिंग की एक्टिविटी अच्छी जाएगी। तो इस तरीके से हम एक्टिविटीज़ बना सकते हैं और आप देख सकते हो नेट वगैरह पे, तो आपको और ज़्यादा इसकी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी या डेली लिविंग में क्या हम यूज़ कर सकते हैं सुनने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आपका 5.4 हो गया, 5.5 हो गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, नहीं है तो अच्छी बात है। वेल, मैं नेक्स्ट पेपर बहुत जल्दी लेके आऊँगी। कल इसलिए वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी तबीयत ख़राब होने की वजह से, लेकिन अभी ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में पूरा पेपर डाल दिया और कोशिश करूँगी आगे से भी कि एक ही वीडियो में पूरे पेपर को मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए क्योंकि मोटिवेशन बढ़ता है इससे। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाओगे उतनी अच्छी वीडियोज़ आएंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।